हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में मैं आपको फोर्थ सेमेस्टर के जो ड्यू के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम 14 मई को स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि कल है एग्ज़ाम। ठीक है, तो उसके सेकंड चैप्टर के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेकंड चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन जो है वो 20 एंड 25 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो अपने जो सेकंड चैप्टर का नाम है वो है विधायी प्रक्रिया का समर्थन। ठीक है, और ये जो बुक है अपनी लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर का है। ठीक है, और ये सेकंड चैप्टर है अपना। तो इस चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार आ चुका है और इस बार भी आने की संभावना या पॉसिबिलिटी है। विधायी प्रक्रिया का समर्थन, इसके अंतर्गत ना एक जो प्रस्ताव होता है, ठीक है, कोई प्रस्ताव है, वो कानून कैसे बनता है इसके बारे में पूरा डिटेल से हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं कि कोई विधेयक अगर संसद में या फिर संसद से पहले कोई विधेयक बनाता है, ठीक है, कोई प्रस्ताव है, उस लेटर को बनाया, फिर उसके बाद उसको सदन में पेश करना, फिर उसके बाद वो कब तक कानून की जो कानून बनने से पहले उसको किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है, इस बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किपिंग किए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस, कोई भी विधेयक कानून कैसे बनता है, अपना क्वेश्चन ये है, या फिर कानून बनने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या फिर तीसरा क्वेश्चन विधेयक को कानून में बदलने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है या किन किन स्तर से गुजरना पड़ता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होता है आपको यही लिखना है। तो देखो, विधायी प्रक्रिया का अर्थ या शक्ति का विभाजन। सबसे पहले आपको जो एक बात बता दूं कि विधेयक जो होता है वो संसद के अंदर बनता है। दूसरी बात, विधेयक को बनाने के लिए किस किस की ज़रूरत होती है, संसद की और राष्ट्रपति की। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति अगर किसी भी विधेयक पर साइन नहीं करता, हस्ताक्षर नहीं करता या सिग्नेचर नहीं करता, तो वो कोई भी प्रस्ताव कानून नहीं बन सकता। ठीक है, अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे तो ही कोई विधेयक कानून बनता है। इतनी बात क्लियर। तो कानून बनने से पहले वो जो कानून है वो पहले क्या होता है, प्रस्ताव या विधेयक कह लो या प्रस्ताव कह लो, बात एक ही है। अब देखते हैं विधायी प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ पर होती है, अपनी संसद में होती है। ठीक है, और विधेयक को बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जैसे कि आपको लिखना यही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनना। विधायी प्रक्रिया जो होती है वो संसद के अंतर्गत होती है। दूसरी बात, विधेयक को बनाने के लिए संसद की कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, और संसद से पास होने के बाद विधेयक अगर संसद से पास हो जाता है तो उसको राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए या हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यदि जो राष्ट्रपति है अगर वो एग्री हो जाता है, हाँ कर देता है या फिर सिग्नेचर कर देता है, तो ही कोई विधेयक कानून बनता है। ठीक है, ये तो शॉर्ट में था। अब इसको हम पूरे 25 मार्क्स या 20 मार्क्स में कैसे लिखेंगे तो वो भी देखते हैं। तो देखो, अपने जो कानून होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कानून जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक कानून ऐसे कानून होते हैं जिसमें किसी भी चीज़ को रोकने के लिए कोई कानून बनाया जाता है। जैसे कि कोई अपराध कर रहा है, उसको रोकने के लिए कोई कानून बना दिया ताकि कोई गलत कार्य ना करे। ठीक है, तो ऐसे कानून जिस पर किसी को रोका जाता है वो कौन से कानून होते हैं, नकारात्मक। ठीक है, दूसरा कानून होता है अपना सकारात्मक। सकारात्मक कानून के अंदर किसी व्यक्ति को बढ़ावा दिया जाता है कि तुम्हें ये काम करना ही है। ठीक है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान कोई भी हो, ठीक है, ये अभियान हो गया। ठीक है, और इसी तरह से और कोई ऐसा कानून जो कि देश के हित के लिए हो, राष्ट्र के हित के लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं वो सकारात्मक में आ जाएंगे। ठीक है, जिसमें कोई गलत भावना नहीं होती। इतनी बात क्लियर। अब देखो, संसद जो है मतलब कि कानून जो है ना उसको 3 सूचियों में बांटा गया है। ठीक है, संसद के जो कानून के विषय है उसको 3 सूची में बांटा गया है, 3 लेवल पर है। एक केंद्रीय सूची और एक राज्य सूची और एक तीसरी समवर्ती सूची। ठीक है, 3 सूची हो गई। केंद्रीय सूची जिसको संघ सूची भी कहा जाता है, राज्य सूची जिसे प्रांतीय सूची भी कहा जाता है, समवर्ती सूची को समवर्तीय सूची भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर। जो केंद्रीय सूची होती है इसका मतलब ये है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसका होता है, केंद्र सरकार का, जो पूरे देश भर में शासन करती है। इतनी बात क्लियर। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का होता है। ठीक है, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, राज्य सरकार का भी होता है और केंद्र सरकार का भी होता है।
इतनी बात क्लियर। राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों ही समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है, जो कि समवर्ती सूची के अंदर जो भी विषय आते हैं। इतनी बात क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सदनों में अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई वाद विवाद हो जाता है किसी भी कानून को लेकर जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को तो है, लेकिन सुनवाई किसकी की जाती है? केवल केंद्र सरकार की। तो उस स्थिति में केवल केंद्र सरकार का ही जो कानून है वो लागू किया जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार बड़ी मानी जाती है और राज्य सरकार छोटी सरकार होती है। इतनी बात क्लियर। अब देखो कि जो 3 सूची तो हो चुकी है अपनी, ठीक है। अब 3 सूची के साथ साथ जो कानून है ना, उससे पहले विधेयक जो होता है उसको अपन ने कितने प्रकार में बांटा गया? 2 प्रकार होते हैं इसके, ठीक है। सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा बॉक्स में मैंने अंतर भी लिख रखा है, ठीक है, इसमें दिखा रखा है सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। विधेयक 2 प्रकार के होता है, सरकारी और गैर सरकारी, ठीक है। सरकारी विधेयक को सार्वजनिक विधेयक भी कहा जाता है, जैसे लिखा हुआ है ऊपर सरकारी या फिर सार्वजनिक विधेयक। इसका हम अलग से पॉइंट बना लेते हैं। सरकारी विधेयक को सार्वजनिक विधेयक भी कहा जाता है। अब सरकारी है तो सरकार के अंदर क्या आता है? मंत्री। तो इसमें जितनी भी चीज़ें होगी ना सब मंत्री की वजह से होगी, ठीक है। अगर कुछ गलत हुआ तो सरकार को निर्दोष, ठीक है, सरकार को दोष देंगे। अगर कुछ अच्छा हुआ तो भी सरकार को, ठीक है, जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो ये क्या है? देखो, किसी मंत्री द्वारा या संसद के किसी भी सदन में पेश किए गए विधेयक को सरकारी विधेयक कहा जाता है। सरकारी विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जिसको मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, और दूसरी बात इसको संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, चाहे लोकसभा हो या वो राज्यसभा हो, ठीक है। उच्च सदन या निम्न सदन दोनों में से किसी में भी पेश कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर। अगली देखते हैं। ये आमतौर पर सत्ता पक्ष या सरकार की नीतियों को दर्शाता है, ठीक है। मतलब कि सरकार की जो भी नीति है ना उसको शो करता है। सरकारी विधेयक के बारे में बता रहा हूँ अभी ओवरऑल, ठीक है। ये सरकार की नीतियों के बारे में बताता है। तीसरा, संसद द्वारा इस विधेयक के अनुमोदन की अधिक संभावना होती है। मतलब कि संसद के द्वारा इस विधेयक के पास होने की जो है संभावना ज़्यादा रहती है कि ये जो है ना विधेयक वो पास हो जाएंगे, क्योंकि इनका साथ किसने दिया? सरकार ने और मंत्रियों ने, ठीक है, इसलिए पास हो जाते हैं। इस विधेयक की अस्वीकृति से सरकार पर सदन के विश्वास पर संदेह उठता है। मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो सकता है अगर ये विधेयक अस्वीकृत हो जाए तो, ठीक है। अगर इन विधेयक को अगर मना कर दिया जाता है तो सरकार पर ना शक उठ सकता है कि तुमने ये कानून क्यों बनवाया है, ये सब, ठीक है, सरकार पर जाता है। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि सरकारी जिम्मेदार होगी अगर कुछ गलत होगा या कुछ अच्छा होगा तो। और इसके साथ साथ लास्ट पॉइंट है, इस विधेयक को 7 दिन की पूर्व सूचना के साथ सदन में पेश किया था। देखो, अगर सदन में पेश करना है विधेयक को तो उससे पहले 7 दिन पहले तुम्हारे को एक नोटिस भेजना होगा कि हम एक विधेयक सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो भी कितने दिन पहले? 7 दिन पहले, ठीक है, 1 वीक पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ता है कि सूचना या नोटिस देना पड़ता है कि हम अपना विधेयक पेश करना चाहते हैं। इतनी बात क्लियर। तो इसके लिए कितने दिन पहले अनुमति लेनी पड़ती है? 7 दिन पहले। तो ये सब क्या था ओवरऑल अपना सरकारी और सार्वजनिक विधेयक के बारे में था। अब चलते हैं गैर सरकारी विधेयक, जो कि क्या कहलाते हैं? निजी विधेयक भी कहलाते हैं। देखो, गैर सरकारी विधेयक को निजी विधेयक भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि प्राइवेट ही होते हैं। जो विधेयक संसद में मंत्री के अलावा किसी भी अन्य सदस्य द्वारा पेश किए जाते हैं वह गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा विधेयक जो मंत्री को छोड़कर कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, वो कौन से विधेयक कहलाते हैं? गैर सरकारी या निजी विधेयक कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर। और ये जो होते हैं ना, पेश किसके द्वारा किया जाता है? विपक्ष या सत्ता के पक्ष, दोनों के द्वारा पेश किया जा सकता है, चाहे जो सत्ता के पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है, ठीक है। दूसरी बात, ये आम तौर पर विपक्षी दल की नीतियों को प्रदर्शित करते हैं। वो अपने दल की नीति बताते थे और ये विपक्षी दल की नीतियों को शो करते हैं, ठीक है। तीसरी बात, संसद द्वारा इसकी अनुमति की संभावना कम होती है, क्योंकि इनमें मंत्रियों का साथ नहीं होता है, इसलिए अनुमति मतलब कि इनको मिल जाए ये संभावना क्या होती है? कम, ठीक है। मतलब कि इनके पास होने की संभावना बहुत कम होती है। आमतौर पर ये सदस्य द्वारा वापस ले लिए जाते हैं। मतलब कि सदस्य जो पेश करते हैं ना इनको, वो सदस्य क्या कर लेते हैं? अपना विधेयक वापस ले लेते हैं कि हमें आगे ये कानून नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि उनको खुद को शक होता है, संदेह होता है, इसलिए। अगली बात, इस विधेयक की स्वीकृति का सरकार में
कोई भी मतलब कि संसदीय विश्वास पर कोई प्रभाव या निहितार्थ नहीं पड़ता। मतलब कि अगर ये विधेयक असफल हो जाते हैं या अस्वीकृत, मतलब कि अगर कोई इनको एग्री नहीं करता है कि हमें ये जो विधेयक है वो नहीं बनाना, ठीक है, तो सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि इसमें सरकार बीच में ही नहीं आएगी, क्योंकि सरकार ने इसे पेश ही नहीं करा, मंत्रियों ने भी पेश नहीं किया। किसने पेश किया? संसद जो सदस्य थे ना, मंत्री के अलावा अदर जो मेंबर होते हैं, उन्होंने पेश किया। तो सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता अगर ये अस्वीकृत हो जाते हैं तो, ठीक है। निजी विधेयक या फिर गैर सरकारी विधेयक, इनको पेश करने के लिए सदस्य को कितने दिन पहले सूचना या नोटिस देना पड़ता है? 1 महीने पहले। 1 माह लिखा है, 1 महीने पहले इनको नोटिस देना पड़ता है अगर किसी भी विधेयक को पेश करना है सदन के अंदर। तो गाइस ये थी अपनी क्या, सार्वजनिक विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में थोड़ा अंतर, ठीक है। अगर आप इसे बॉक्स में लिखना चाहते हैं एग्ज़ाम में तो बॉक्स में लिखना, अदरवाइज़ आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कानून जो है मतलब कि कैसे बनता है। मतलब कि कोई भी लेटर संसद में पेश किया जाता है तो वो कानून कैसे बनता है, इसका पूरा का पूरा ओवरऑल प्रोसेस मैं आपको बताने जाता हूँ, ठीक है। सो गाइस जो संसद जो है कानून कैसे बनाती है, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी विधेयक कानून कैसे बनता है, ठीक है। तो उसकी प्रक्रिया, सबसे पहला चरण जो होता है, देखो इसमें कई चरण होते हैं, तो सबसे पहला चरण जो है इस पर ध्यान देते हैं पहले, ठीक है। प्रथम वाचन, ठीक है, नाम थोड़ा वैसा है लेकिन इसके अंदर क्या होता है पहले स्टेप में वो मैं बताता हूँ। प्रथम वाचन के अंतर्गत क्या होता है कि कानून बनने के लिए कोई भी विधेयक जो होता है उसको सबसे पहले सदन में पेश किए जाते हैं, और सदन में पेश करने के लिए ना एक अवकाश होता है, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, देखो सदन में पेश करने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रस्तावक, ठीक है। वो क्या करता है, सदन में प्रस्ताव लेकर जाता है, मतलब कि जो विधेयक होता है वो लेकर जाता है, ठीक है। और विधेयक ले जाने के लिए उसके पास लीव फॉर मोशन जो होता है, लीव फॉर मोशन, ठीक है, एक एक्टिविटी है, उसकी अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अवकाश लेना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करते हैं, जब उसको अनुमति मिल जाती है तो ही कोई जो विधेयक है वो सदन में पेश किया जाता है, ठीक है। पेश करने के बाद क्या होता है कि उस पर ना, पेश करने से पहले उसकी कई प्रतियाँ होनी चाहिए, मतलब कि फ़ोटोकॉपी जो होती है वो होनी ज़रूरी है, क्योंकि सदस्य को किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। और सभी सदस्य हैं वो अपना क्या पढ़ सके, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया उसको पढ़ सके, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और उसके बाद जब सदन में पेश किया जाता है तो उस सदन के अंतर्गत क्या होता है, प्रथम वाचन की जो प्रक्रिया वो शुरू होती है। प्रथम वाचन के अंतर्गत जो भी विधेयक प्रस्तुत किया गया उसका शीर्षक या फिर जो भी जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया वो निर्धारित किया जाता है। हालांकि इस पर बहुत बड़ी बहस नहीं होती, ठीक है, चर्चा जो विचार विमर्श है वो नहीं किया जाता प्रथम वाचन के अंतर्गत। लेकिन अगर किसी भी सदस्य को कोई भी डाउट है, ठीक है, आशंका है, तो वो अपना जो डाउट है वो क्लियर ज़रूर करता है। सो गाइस प्रथम वाचन के अंतर्गत बस इतना ही किया जाता है कि सबसे पहले उसको सदन में पेश किया और उसके लिए अनुमति की ज़रूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं लीव फॉर मोशन, ठीक है। लीव फॉर मोशन की अनुमति की ज़रूरत होती है। जब लीव फॉर मोशन की अनुमति मिल जाती है दैन उसके बाद वो आ जाता है, फिर सदन के अंदर उसका जो शीर्षक है या जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया वो निर्धारित किया जाता है, उस पर विचार विमर्श नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, अगर किसी भी सदस्य को कोई डाउट है तो वो क्लियर किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई साधारण विधेयक है, ठीक है, सदन की बात करें कि राज्यसभा में पेश किया जाए या लोकसभा में, ठीक है, इसके ऊपर भी कंडीशन होती है। अगर कोई ऐसा विधेयक हो जो साधारण हो, ठीक है, साधारण विधेयक को केवल हम किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है अगर कोई भी विधेयक कौन सा हो, साधारण हो। लेकिन अगर कोई विधेयक धन विधेयक से संबंधित है, मतलब कि मनी से रिलेटेड है, और दूसरा अपना किससे, वित्तीय, ठीक है, वित्तीय जो विधेयक होते हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है, फाइनेंशियल जो होते हैं अपने कानून उनसे रिलेटेड है, तो उसको केवल हम किस में पेश कर सकते हैं, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। क्योंकि धन विधेयक और जो वित्तीय विधेयक होता है उनको केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, उनमें राज्यसभा की जो भूमिका होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। अब क्या है, प्रथम वाचन पास करने के बाद विधेयक को ना स्थायी समिति के पास भेजा जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है
जो भी मतलब समिति होती है ना, उसके अंदर ना इसकी क्या बनाई जाती है, रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, रिपोर्ट तैयार करने के बाद समिति विधेयक के सभी मापदंडों और प्रावधानों मतलब कि जो सुझाव होते हैं उनका मूल्यांकन, ठीक है, वो डिसाइड करती है। और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो होती है, जो बनाई हुई होती है समिति के द्वारा, वो सदन को क्या कर देती है, भेज देती है। ठीक है, तो विधेयक को समिति को भेजना ही अपना दूसरा स्टेप था। देन ये भी कंप्लीट हो जाता है तो वो जो रिपोर्ट बनाती है ना समिति, वो किसको भेज देती है, सदन को, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। ठीक है, जो मैं अभी बता रहा था आपको, अगर साधारण है तो किसी भी सदन में, धन विधेयक या वित्तीय विधेयक है तो केवल लोकसभा में। ठीक है, अब क्या हुआ, रिपोर्ट बनने के बाद वो सदन में सौंप दी जाती है। फिर अपना कौन सा वाचन शुरू होता है, द्वितीय वाचन। ठीक है, द्वितीय वाचन में क्या होता है कि द्वितीय वाचन के अंतर्गत जो भी विधेयक होता है, जब वो रिपोर्ट बनकर जो सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो इस प्रक्रिया में मतलब कि इस वाचन के अंतर्गत जो द्वितीय वाचन है, इसमें ना क्या होता है कि जो विधेयक है उस पर विस्तृत चर्चा की जाती है, बहस चर्चा। ठीक है, बहुत ज़्यादा गहनता से ना विधेयक पर सामान्य चर्चा से तो नहीं, ऊपर ही बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत द्वितीय वाचन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना है कि जो चर्चा है ना सबसे ज़्यादा ना द्वितीय वाचन के अंतर्गत की जाती है, क्योंकि सबसे पहले वो सदन में पेश हो रहा है इसलिए। अब अब इसके बाद क्या होता है कि द्वितीय वाचन के बाद जो रिपोर्ट है ना, सॉरी विधेयक है, वो तृतीय वाचन के पास जाता है। ठीक है, तृतीय वाचन ऐसी वो किसी न किसी लेवल पर ना किसी न किसी के पास जाता रहेगा। तो द्वितीय वाचन के बाद वो कहाँ जाता है, तृतीय वाचन के पास। ठीक है, तृतीय वाचन के अंतर्गत इसमें किसी प्रकार का, अगर मान के चलो कोई भी सदन जो है अगर वो संशोधन करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, लेकिन वह विधेयक को स्वीकृति या फिर अस्वीकृति दे सकता है। ठीक है, अगर तृतीय वाचन के अंतर्गत जो सदस्य हैं अगर उनको विधेयक पसंद नहीं आता तो वो अस्वीकृत कर देते हैं, मतलब कि विधेयक को मना कर देते हैं कि आगे कानून नहीं बन सकता। अगर विधेयक को तृतीय वाचन के अंतर्गत अगर सदस्यों को पसंद आता है तो वह जो है स्वीकृत कर देते हैं, तो उसके बाद वो कानून बनने के अगले प्रोसेस तक पहुंच जाता है। तो इसके अंतर्गत बस केवल एक ही है इस लेवल पर कि जो भी विधेयक होता है उसको सदस्य की जो होते हैं ना वो अस्वीकृत या फिर स्वीकृत कर देते हैं। लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर यही होता है कि जो तृतीय वाचन है वह जो विधेयक होता है उसको पास कर देता है, मतलब कि स्वीकृति दे देता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है तृतीय वाचन के बाद जो विधेयक है ना, अगर तृतीय वाचन उसे पास कर देता है, ठीक है, तो वह जो विधेयक है वो दूसरे सदन में विधेयक जो जाता है। ठीक है, दूसरे सदन में जाता है विधेयक। तो दूसरे सदन में जैसे कि तृतीय वाचन तक जो पहले सदन में हुआ वैसी प्रक्रिया ना दूसरे सदन में भी की जाती है। और दूसरे सदन में पास होने के बाद, ठीक है, पास होने के बाद जो विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, जो पहले सदन में एक्टिविटी हुई थी, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, समिति को भेजना, ऐसी प्रक्रिया कहाँ पर होती है, दूसरे सदन में भी होती है। दूसरे सदन में भी उसको इन्हीं स्थितियों से गुजरना पड़ता है विधेयक को। देन इतने इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद अगर दूसरे सदन में भी ये पूरी तरह से पास हो जाता है तृतीय वाचन तक, तो उसके बाद इसको स्वीकृति के लिए, सिग्नेचर के लिए या कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति अगर इस पर मंजूरी दे देता है तो ही वह विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम यह आती है कि पहले सदन ने हाँ कर दी लेकिन दूसरे सदन ने मना कर दी। मतलब कि पहले सदन में जो था वो तृतीय वाचन तक पास हो गया कानून विधेयक, लेकिन दूसरे सदन में वो अटक गया, मतलब कि पास ही नहीं हो पाया। तो इस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति क्या करता है, इसको हम बोलते हैं मतभेद की स्थिति। तो मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी पावर का यूज़ करके दोनों सदनों की क्या करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है। और संयुक्त बैठक के अंतर्गत जो भी विचार विमर्श करके जो भी रिजल्ट आता है वह निर्धारित किया जाता है कि इस पे कानून बनना चाहिए या नहीं। लेकिन एक और बात, राज्यसभा और लोकसभा में जो सदस्य की संख्या है वो लोकसभा में ज़्यादा है, तो इसलिए जो भी निर्णय होता है वो लोकसभा के पक्ष में होता है कि लोकसभा ने अगर हाँ कर दी तो वो लागू होगा, अगर ना कर दी तो नहीं होगा। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य ज़्यादा होने के कारण उसी के सदस्यों की बात मानी जाती है कि अगर वो एग्री है तो बनेगा कानून, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा। अब बात करते हैं कि जो दोनों सदनों में से अगर एक सदन ने मना कर दी, ये तो हमने ढूंढ लिया। ठीक है, इसका क्या आंसर रहेगा। ठीक है,
जो इम्प्लीमेंट है वो क्या रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर राष्ट्रपति ने मना कर दी तो क्या होगा, मतलब कि राष्ट्रपति अगर साइन नहीं करता तो क्या होगा। तो राष्ट्रपति अगर स्वीकृति नहीं देता तो वापस इसको क्या करना पड़ता है, जो विधेयक बनाने की प्रक्रिया है, उस कानून बनाने की प्रक्रिया वापस इन्हीं कंडीशन से गुजरना पड़ता है। अगर दोनों सदनों के द्वारा वापस पास होने पर राष्ट्रपति के पास ये लेटर पहुंचता है तो वो मना नहीं कर सकता, ठीक है, केवल वो लेटर को रोक सकता है कुछ समय तक, ठीक है। और वित्तीय विधेयक और धन विधेयक के जो संबंध में ये बात नहीं होती कि उसको क्या करना पड़ता है, धन विधेयक या वित्तीय विधेयक को पास करना ही पड़ता है। सो गाइस ये था हमारा ओवरऑल विधेयक की जो विधेयक है कानून कैसे बनता है, इसकी पूरी प्रक्रिया। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको 10 ईयर में तो छोड़ो, पूरे 20 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सब में देखने को मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है। सो गाइस ये था हमारा सेकंड चैप्टर का विधायी प्रक्रिया का समर्थन का क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट था आपके लिए, ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो जो पसंद आई, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, और देन उसके बाद बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।